हेलो हेलो। उधर की तीनों लाइट जला लो। चलो भाई, कहाँ पे थे हम लोग? आज जो आपको स्टार्ट करना था वो था आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लिक्विड इन लिक्विड। ठीक। हमको देखना ये है कि अगर किसी मिक्सचर को हम लोग तैयार करते हैं और उसमें दोनों कंपोनेंट हमारे क्या हो जाए, बाइनरी सॉल्यूशन की दोनों लिक्विड हो जाएं, तो ऐसे में हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो सकता है। क्लियर? तो अब देखो यहां पर जो है आप कह सकते हो कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन component of बाइनरी सॉल्यूशन, यानी 1+2। बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बनेगा? कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। ठीक है ना? यहां पर आपको देखना यह है कि जैसे मान लिया जाए कि आपने दो लिक्विड मिलाया है, जैसे मान लो अल्कोहल और वाटर मिला दिया आपने, या एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड इनको मिला दिया लिक्विड में। तो यहां पर ये कह रहा है कि क्योंकि दोनों लिक्विड हैं तो दोनों ही क्या होंगे, हमारे वोलेटाइल होंगे। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर कब डिफाइन हो सकता है? तो जैसे आप यहाँ अभी एग्जाम्पल पे ना जाए, अगर हम लोग वेपर प्रेशर को बात करें कि वेपर प्रेशर क्या है, व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो आप कह सकते हो क्या, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द pressure exerted by vapor collected over liquid surface on liquid surface at equilibrium will be the vapor pressure। सीधा सीधा देखो, यानी अगर आपको ये कहना हो कि भाई वेपर प्रेशर क्या है, जैसे यहां पर मैंने कहा कि लिक्विड को लिक्विड में मिलाया और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, हम उसमें क्या देखना चाहते हैं, वेपर प्रेशर देखना चाहते हैं कि उसका वाष्प दाब क्या बनेगा। तो हमने ये कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड
इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी बाइनरी सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में आप वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर डिफाइन कब होगा, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, यानी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर कलेक्टेड ओवर लिक्विड सरफेस ऑन लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड सरफेस के ऊपर कलेक्ट है और उसी वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है हमारे लिक्विड सरफेस पर, वही हमारा बेसिकली क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। लेकिन एक टर्म मैंने यहां पर लगा दिया है, क्या, इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पर जो वेपर कलेक्ट हो रही है उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा वही वेपर प्रेशर यहां पर बनेगा। अब अगर इसको हम लोग यहां पर दिखाना चाहें तो आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जो वेपर प्रेशर उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसको आप इस तरह से दिखा सकते हो। जैसे मान लिया जाए, सपोज करो कि ये हमारा कंटेनर था और इसमें हमने दो प्रकार के लिक्विड भर रखे हैं, यानी दो प्रकार के मॉलिक्यूल इसके हैं यहां पर। एक को मैंने ऐसे कर दिया, दूसरे को मैंने ऐसे कर दिया, इस तरीके से ले लिया। बात सुन रही है आपको? और मैंने कहा कि दोनों, ये आपका ए है और ये आपका बी है। मैंने कहा ए एंड बी बोथ आर क्या, वोलाटाइल, दोनों ही क्या है, वाष्पशील है, यानी दोनों स्केपिंग टेंडेंसी रखते हैं, वोलाटाइल है, इवापोरेट हो सकते हैं। अब यहां पर मैंने ये बोला कि अगर ये कंटेनर आपका क्लोज हो जाए, ठीक, तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे यहां पर, यानी आप कह सकते हो ये यहां पर क्या हो रही, वेपर कलेक्ट हो रही है और यही वेपर इधर से क्या होगा, रिटर्न भी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाप जब ऊपर टकराएगी तो क्या हो जाएगा, कंडेंस भी होगा वो। इसका मतलब ये चीज जो आपका दिख रहा है 1 और ये चीज जो आपका दिख रहा है 2, यहां पर हम 1 को कह सकते हैं क्या, अगर 1 को हम लोग बोलें तो जो फिनोमेना 1 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण या वाष्पन। और जो फिनोमेना नंबर 2 है इसे तुम क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। और अब ये कह रहा है कि अगर ये चीज आपने डिफाइन कर लिया कि ये चीज चल रही है, ठीक है ना, जब आपका रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में क्या आ गई, इक्विलिब्रिया गेट एस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रिया हमारी क्या हो गई, एक आपकी एस्टेब्लिश हो गई। और अब ऐसी पर आप कह सकते हो कि एट दिस वेपर प्रेशर इज डिफाइंड, वेपर प्रेशर यहां डिफाइंड होगा कब, जब आपका 1 और 2 ये दोनों फिनोमिना जो चल रहे हैं इनके रेट आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसे में जो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगी, यानी ये जो कलेक्ट हो रही इसके द्वारा जो प्रेशर इस पर लग रहा है इक्विलिब्रियम पर, इसी प्रेशर को, यानी अगर यहां पर मान लो इस पर इक्विलिब्रियम पर, तो ये जो P होगा यहां पर आप कह सकते हो ये जो P होगा यही आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन में आपका इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होने वाला है। और आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम पर अगर वेपर प्रेशर डिफाइन हो रहा है तो यहां पर कोई ना कोई एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलेंगे केपी। और केपी को सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करता था कौन, टेम्परेचर। तो यहां पर एक क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कि अलग अलग टेम्परेचर पर क्या प्रेशर बनेगा। यानी टेम्परेचर का अगर देखना हो वेरिएशन कि हमारे वेपर प्रेशर पर क्या होगा,
क्योंकि मैंने यहां क्या बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को वेरी करा दूं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। इसको कॉपी करो फटाफट। जिनके पास ये मैटर नहीं होगा जरूर कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में फंस जाएंगे फिर, क्योंकि वहां इतना एक्सप्लेनेशन जो है वो टफ है थोड़ा सा। अब वेपर प्रेशर को हम लोग बार बार वीपी नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे। हाँ, जो इवापोरेट होने की टेंडेंसी रखी, और ढेर सारी प्रॉपर्टी आप तो ले ही सकते हो, यानी गैस में जाने की टेंडेंसी हो, उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो। वोलेटाइल का मतलब जब स्केप करने की टेंडेंसी रखे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर स्केप करे, थोड़ा सा गर्म करने पर रूम से स्केप होने लगे बस। उसके दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आप थोड़ा सा भी गर्म करने पर ये पाते हो कि बहुत कम है, यानी वो फ्री मूव कर सकते हैं, तो वो वोलेटाइल हो जाएगा। जैसे सॉलिड ले लो तो वोलेटाइल नहीं है, लेकिन अगर I2 सॉलिड लोगे तो हाईली वोलेटाइल है। कैम्फोर ले लो, हाईली वोलेटाइल है, तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, सडन, जैसे गर्म करते हो टूट जाता है। गैस तो गैस है ही है यार, गैस कहां पर वोलेटाइल वहां बताने की जरूरत है, गैस तो उड़ी रही है। गैस को कहीं भी लिक्विड सरफेस पर कलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, प्रेशर ही तो डालेगा। तो अजीब अजीब सवाल करते हो, है? ये कर लिया। अब देखो, लिक्विड को कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे हवा में खोल दो, जैसे कपूर है, उसको हवा में अगर छोड़ दो तो भी वो वोलेटाइल हो जाता है, बहुत कम ही टेम्परेचर, क्योंकि वो हाईली वोलेटाइल है। हाँ, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सॉल्यूशन बनाओगे लिक्विड का लिक्विड में, और दोनों कंपोनेंट इसके वोलेटाइल होंगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसकी वेपर की वजह से इसके सरफेस पर जो प्रेशर पड़ेगा उसे आप वेपर प्रेशर करोगे कहोगे, और इक्विलिब्रियम पर वो क्या होगा, डिफाइन होगा। अब अगर यहां पर हम बात करें क्या, कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो केपी है, केपी, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो केपी जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लोग लेके चलते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो क्या, द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, या आप कह लो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी explained in term of Clausius Clapeyron इक्वेशन। यानी देखो, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हमारा होता था, ये होता था log बेस 10 पे Kp2, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में Kp2 बाई Kp1, यानी अब इसको वेपर प्रेशर भी हम कह सकते हैं अभी बाद में, इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। और यहां पर होगा क्या, क्या होगा भाई, हाँ, 1/T1 माइनस 1/T2, ये हो गया आपका। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 पे Kp2 बाई
Kp1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये केल्विन में टेम्परेचर होगा आपका, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में चेंज कर लीजिएगा। अब देखो यहां पर आप जो Kp2 है इसको आप Bp2 कह सकते हो या आप कह सकते हो P2। इसी प्रकार से जो Kp1 है ये आपका वेपर प्रेशर 1 हो सकता है या P1 हो सकता है। क्लियर? तो अब अलग अलग टेम्परेचर पर मान लिया जाए कि ये आपने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, आपने कहा कि टेम्परेचर T1 पर ये वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर T2 पर ये है। डेल्टा एच निकालो, इंथैल्पी निकालो इसका, यानी सॉल्यूशन की इंथैल्पी क्या होगी। सॉल्यूशन की इंथैल्पी क्या होती है, आप पढ़े हो। इंथैल्पी आप सॉल्यूशन कहां पर, थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहां पर आप लिख सकते हो दैट मीन्स वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा log बेस 10 पे P2 बाई क्या P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये इक्वेशन से यहां पर वेरिएशन हम लोग निकाल सकते हैं टेम्परेचर पर। एनी डाउट? आप ध्यान से इसको कंप्लीट कर लो फटाफट। कौन सा? देखो ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T2, तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आता है जब आप कंसंट्रेशन किस में लेते हो, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, प्रेशर के टर्म में। इसीलिए हमने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वेपर प्रेशर 2 दिखा दिया, यानी टेम्परेचर T2 पर। इसी को हमने क्या मान लिया, P2। ये P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, और ये वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर T1। क्योंकि मैंने कहा कि मैं टेम्परेचर वेरी कर रहा हूं और ये देखना चाहता हूं कि लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बता देगा, दूसरे वाले टेम्परेचर पर आपको निकालने दे देगा। तो फिर वहां हमारे लिए समस्या आ जाती है कि अगर टेम्परेचर वेरी करके वेपर प्रेशर पूछ रहा है तब बगैर क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के वो सॉल्व नहीं होने वाला है। इसको मिटा दूं नीचे वाला ये? अब समझो आप, देखिए हमने क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यहां पर एक्सप्लेन किया कि कैसे आप लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन जब तैयार करोगे तो उसका वेपर प्रेशर किस तरीके से एक्सप्लेन होगा। आप देखिए एनसीईआरटी में जब हम लोग चलते हैं तो वहां पर यह बताया गया कि किसी भी लिक्विड को जब आप लिक्विड में मिलाते हो, यानी सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। बात समझ रहे हो, दोनों लिक्विड लिक्विड मिलाए गए हैं। ठीक, ये बाइनरी सॉल्यूशन बना आपका। इक्विलिब्रियम पर दोनों आपके क्या होंगे, वेपोराइज हो करके क्या करेंगे, ऊपर उसके सरफेस पर वेपर को कलेक्ट करेंगे। तो उसमें वेपर में किसका किसका वेपर होगा, दोनों कंपोनेंट का वेपर होगा। तो वहां पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसके लिए राउल्ट ने अपना एक नियम दिया। क्लियर? राउल्ट्स लॉ, जो कि डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से क्या होता है, कनेक्ट होता है। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये जो आपका ए एंड बी है, एक बार अगर इस डायग्राम को फिर आप बनाते हो तो हमने कहा कि ए ये भी लिक्विड है और बी ये भी लिक्विड है, और ये आपका इक्विलिब्रियम पर क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है।
मैंने ये बोला कि सॉल्यूशन में जो ए है, ध्यान समझिएगा, जो ए है इसका पार्शियल प्रेशर यानी जो पी ए है उसको हमने माना है P1। किसमें? सॉल्यूशन में। या आप ऐसे सपोज करो, जब ये प्योर था, अभी देखो इनको अलग अलग हम लेते हैं यहां पर। अगर ये प्योर है तो आप कह सकते हो कि इसका जो क्या कहते हैं वेपर प्रेशर होगा, हमारे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्योर कंपोनेंट ए, ये आपका इक्वल है क्या? हमने कहा P नॉट ए। P नॉट ए का मतलब कि हमारा यहां पर अभी इसका प्योर है, अभी हमने मिक्स नहीं किया है। दूसरा हमने ये बोला कि इसका जो होगा सेम तरीके से P नॉट क्या कह सकते हो? बी कह सकते हो। क्लियर? अब यहां पर देखो ध्यान से, जब ये दोनों मिक्स हो गए और ये सॉल्यूशन में आ गए, तो सॉल्यूशन में आप कह सकते हो इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन इज क्या? जाई ए एंड जाई बी। क्लियर? जाई ए एंड जाई बी, देन आप यहां से आप ले सकते हो क्या? अगर ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिला कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे ए और बी के जो मोल फ्रैक्शन है वो जाई ए और जाई बी है, तो आप कह सकते हो कि इन सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा अभी, इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर है, इन सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी according to राउल्स लॉ विल बी। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बोला कि जब ए लिक्विड अकेले था और जब बी लिक्विड अकेले था, यानी अभी मिक्स करके सॉल्यूशन हमने नहीं बनाया इनका, तो उस समय हमारे ए का जो स्केपिंग टेंडेंसी थी उसकी वजह से अगर ये ए अकेले होता तो उसका जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट था ए का, तो उसको मैंने कहा ये P नॉट ए है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब अभी किसी प्रकार की कोई इसमें मिलावट क्या है? नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से मैंने ये कहा कि जो कंपोनेंट बी है आपका, इसको मैंने क्या बोला कि इसका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट बी का क्या होगा? P नॉट बी होगा। अब यहां पर मैंने ये कहा कि अगर इनको मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार किया गया और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे ए और बी के मोल फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली क्या है? जाई ए और जाई बी। तो मैंने ये बोला कि इस सॉल्यूशन के अंदर यानी इन सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ विल बी। क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहला टर्म आप कह सकते हो कि जो आपका P1 होगा, अब ध्यान समझिएगा, P1 मैंने क्या कर दिया, स्मॉल p क्यों लिया? पार्शियल। जो P1 होगा वो आपका हो जाएगा P नॉट ए इंटू क्या? इंटू क्या? जाई ए। आप पढ़ चुके हैं इसको, अभी आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में गैसियस स्टेट में पढ़ाया था मैंने। इसी प्रकार से आपका जो पार्शियल प्रेशर बी का होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारा जो P2 होगा वो हमारा क्या होगा बोलो? P नॉट बी इंटू क्या? जाई बी। ये चीज आपका आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो कैसे आएगा? वो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? वो हमारे कंपोनेंट ए की वजह से जो प्रेशर है और बी की वजह से जो प्रेशर है।
तो इसका मतलब जो वेपर आपकी कलेक्ट है लिक्विड सरफेस पर, उसकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे हम कैसे काउंट करेंगे? उसे हम काउंट करेंगे डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉस। क्लियर? तो यहां पर आप कह सकते हो, इतना करने के बाद मैं इधर करा दे रहा हूं, इतना उतारिए, ऐसे इसको बनाते हुए इसको हटा दीजिए। देखो यहां मैं कर दे रहा हूं, देखिए द टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ओवर लिक्विड सरफेस, यानी जो इसकी सतह पर लग रहा है, लिक्विड सरफेस कैन बी फाइंड आउट, can be find out with the help of Dalton partial pressure लॉ। क्योंकि यही यही हमारा है पार्शियल प्रेशर इसका। इसका मतलब जो पी टोटल बनेगा तुम्हारा, जिसको वेपर प्रेशर आप कह रहे हो, कि टोटल प्रेशर जो हमारे लिक्विड सरफेस पर आएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? आप लिखेंगे क्या? P1 प्लस P2, यही हुआ। अब देखो यहां पर अगर हम पी टोटल की बात करते हैं, जो कलेक्ट हुई उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वो आप यहां से अगर करोगे तो क्या होगा? पी नॉट ए इंटू जाई ए प्लस क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू क्या? जाई बी हो गई। अब देखो मैंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ओवर लिक्विड सरफेस can be calculated in term of mole fraction of any one component। यानी इसे आप चाहे आप इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकाल लो और चाहे आप इसके टर्म में निकाल लो। क्यों? क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन एक्सप्लेन कर रहे थे बाइनरी सॉल्यूशन का, तो मैंने आपको ये बोला था कि बाइनरी सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो दोनों कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन का समेशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। बात मेरी समझ में आई आपको? तो अगर मान लिया मैं कंपोनेंट बी के टर्म में इसको निकालना चाहूं तो यहां पर आप कह सकते हो क्या? देखो इसको साथ साथ कॉपी भी करती करना। देखो यहां पर लिखिए, पी टोटल कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट है। क्या आपको मालूम है कि जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। मान लिया जाए कि मैं जाई ए को रिप्लेस करना चाहता हूं तो जाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस जाई बी हो जाएगी। ये आप कर सकते हो। तो जहां जाई ए है वहां हम क्या कर दें? 1 माइनस जाई बी कर दें। तो अगर हम इससे चलें तो ये मान लिया कि इक्वेशन ए हमारा है यहां पर, या 1 मान ले क्योंकि वहां ए और बी लिख चुके हैं आप। तो 1 को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो? आप कह सकते हो द इक्वेशन 1 कैन बी, आप अपने आप डिराइव करके चलो, पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलो, पी नॉट ए, ये हो गया आपका, और इनटू क्या कर दिया मैंने? 1 माइनस जाइए, ये ले लिया, और प्लस क्या किया यहां पर? बोलो, पी नॉट बी इनटू क्या किया?
जाई बी कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत? अब जरा इसको सॉल्व करो आप, क्या मिलेगा? पी टोटल इक्वल्स टू, आप इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो तो आपका क्या हो जाएगा बताओ? पी नॉट ए और माइनस क्या? पी नॉट ए इंटू जाई बी, और उस डायरेक्शन उधर क्या है? पी नॉट बी इंटू बोलो जाई बी है। ये टर्म आपका माइनस हो गया ना, और ये टर्म क्या है? प्लस है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कि यहां पर जो पी नॉट ए है, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए, ये वाला टर्म प्लस है इसमें, और ये वाला टर्म क्या है? माइनस है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर प्लस क्या? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहां क्या कर दूं? जाई भी कर दूं। क्लियर? ये देखिए इक्वेशन आपको यहां से मिल गया। इसका मतलब हमने ये देखा है क्या कि जो आपका कंपोनेंट बी था, अगर उसको मैंने माना कि हाईली वोलेटाइल है ए के कंपेरिजन में, तो इनका दोनों का क्या लिया मैंने? डिफरेंस ले लिया, और उसके बाद यहां पर क्या कर दिया? दूसरे वाले मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से यहां पर आपका ये आ गया। आप जरा ध्यान से देखो कि जैसे अगर हम यहां पर बात करें यहां पर, तो क्या इससे अगर मैं कोई मतलब कि लाइन के इक्वेशन को कंपेयर करना चाहूं, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को, इसको मान लिया नंबर 2, कंपेयर द इक्वेशन टू विथ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कौन सा? y इक्वल टू mx प्लस सी। अब जरा ध्यान से देखो आप, हमने कहा, इधर वाला उतार लिया तो देखो क्या बोला गया है, y पर मैंने क्या ले लिया? p टोटल को। क्लियर? x पर मैंने क्या लिया? जाई b को, क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन वेरी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा, c हो गया। तो m क्या होगा यहां पर? स्लोप। स्लोप क्या आएगा? क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखना चाहूं कि पी टोटल हमारा कंपोनेंट सेकंड के मोल फ्रैक्शन के साथ किस प्रकार से वेरी करता है, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी पर हम क्या देखेंगे? वेरिएशन ही तो देखेंगे। तो यहां पर आप क्या हो जाएगा कि अगर इसका हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करें तो हमको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। देखो ये हो गया आपका, समझो इसको, ये हो गया। मैंने कहा कि यहां पर जो आपका ये आ रहा है, इस पर देखो, इस पर मैंने कहा कि हमने क्या लिया है? मोल फ्रैक्शन क्या? जाएगी इस तरीके से किया। और इस पर हमने कहा ये y है तुम्हारा और ये x है। ठीक? इस पर क्या लिया है मैंने? हमने कहा p टोटल लिया है। तो आपने कहा कि साहब इसका इंटरसेप्ट तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने c के स्थान पे किसको रखा है? इसको। इसका मतलब ओरिजिन से तो नहीं शुरू होगा, इसका मतलब ये कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा, और यहां से जब शुरू होगा तो ये इधर की तरफ क्या होगा? चलेगा। आप जरा ध्यान से देखो, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट जो आपका दिख रहा है यहां पर, ये वाला पॉइंट क्या है? पी नॉट ए है। कब होगा ये पी नॉट ए? पी नॉट ए कब होगा? ये तब होगा जब जाई ए इक्वल टू 1 और जाई बी इक्वल टू क्या हो? 0 हो जाए। बात तो नहीं समझ पा रहे हो आप? और जैसे जैसे हमने मोल फ्रैक्शन जाई बी बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे क्या हो जाएगा?
इसका मतलब ये चल रहा है आपका, ठीक। और यहां पर हमने कहा कि अब ये पॉइंट जो हमारा आ गया, ध्यान से समझो, ये पॉइंट जो हमारा आया, इस पर मैंने कहा कि ये मैक्सिमम हो चुका है। कितना हो चुका? मैक्सिमम हो चुका है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया क्या, इसको आप कह सकते हो कि यहां पर आपका जो जाई ए था वो क्या हो गया, 0 हो गया, और जाई भी क्या हो गया आपका, 1 हो गया। तो इसका मतलब अब ये जो वैल्यू आई वो हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर पी नॉट बी हो जाएगा। और ये जो वेरिएशन चल रहा था यही आपका क्या दिखा रहा है, यानी P1 प्लस P2। और इसका जब स्लोप आप कहीं पर भी लोगे इस लाइन का, तो यहां पर जो स्लोप आएगा इसका वो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, P नॉट P माइनस P नॉट। इसका मतलब प्योर कंपोनेंट बी का पेपर प्रेशर वो मैक्सिमम था, यानी ज्यादा था किसके कंपेरिजन में, ए वाले कंपोनेंट। क्लियर? इस तरीके से ग्राफिकल रिलेशनशिप आप यहां पर देखो, बनाओ इसको फटाफट। अब दूसरी चीज देखो, जैसे आपने ये पी टोटल कह दिया, आप यहां से ये वाला पॉइंट अगर मिलाओगे, ये वाला ध्यान समझो, ये वाला तुम मिलाओगे तो ये वाला किसका दिखाएगा, किसका दिखाएगा, P1 को। क्यों? यानी P1 क्या हो रहा है, घट रहा है। और अगर इसका हम दिखाएं यहां से, क्योंकि जब भैया इसका मोल फ्रैक्शनवा 0 हो जाएगा तो ये वाली लाइन किसको दिखाएगी बताओ, और ये वाली लाइन जो कंटिन्यूअस मैंने दिखाया वो क्या है, पी टोटल। क्लियर? तो इस प्रकार से ग्राफ आपका यहां पर आ, लिक्विड का लिक्विड, यानी बिल्कुल रटना ही नहीं है हमको, क्योंकि आप अभी पढ़े हो कि मोल फ्रैक्शन अगर 0 हो जाए तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या कहा है, P1 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाई ए। तो जब जाई ए यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब ये अप्रोच कर जाएगा 0। आ जाओ देखो, इनकी भी अटेंडेंस कराइए डेली, इसी में चढ़ाओ, बाद में अटेंडेंस करा लीजिए। अटेंडेंस तो होनी चाहिए ना इनकी। तेजल समझ में आ रहा भाई? यस सर। रिकॉर्डिंग भेजेंगे, लेट हो गए हो तुम आज। क्लासिकल क्लासियस क्लैपरान बता चुके हैं। यस सर, अरे सर वो वाईफाई की दिक्कत हो गई थी। चलो। तो ग्राफ का मतलब आपको समझ में आ गया कि ग्राफ क्या दिखाया गया। यहाँ पर ये सीधा सीधा बोल रहा है कि जो कंपोनेंट ए था वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल था, और कंपोनेंट बी जो था वो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल था।
यानी सॉल्यूशन का मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है सॉल्यूशन में, जो आपका हाईली वोलेटाइल है उसके द्वारा जो प्रेशर बनेगा वही हो सकता है। अरे भाई प्योर कंपोनेंट जब बी रहा होगा, प्योर कंपोनेंट बी जो रहा होगा, तो सॉल्यूशन का मैक्सिमम क्या हो सकता है। अरे जब मोल फ्रैक्शन बी के बढ़ाते जा रहे हो तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, हाईली वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर, बस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। बात समझे? तो इस तरीके से यहां पर हम लोग दिखाते हैं। आप देखो ये तो हमारा एक एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ग्राफ है, जहां पर हमने राउल्स लॉ और डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से इनको डिफाइन कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं सॉल्यूशन तैयार हुआ है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारे इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को या इसको फॉलो नहीं करता। वो हो सकता है इससे डाउन होकर के चले, या हो सकता है इससे एबव होकर के चले। इसका मतलब यहां पर डिविएशन भी मिल सकता है, यानी जो वेपर प्रेशर है आपके सॉल्यूशन का, वो आपका क्या हो सकता है, डिविएशन दिखा सकता है। यानी वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर सकता है या नेगेटिव डिविएशन शो कर सकता है। और ये किन परिस्थितियों में ऐसा होता है लिक्विड सॉल्यूशन में, हमें उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम यहां पर देखेंगे क्या, देखो लिक्विड सॉल्यूशन कैन शो two types of deviation from Raoult's law. It may be positive deviation और नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। फिर यानी जो ग्राफ हमने अभी ड्रा किए हैं यहां पर, इस पर मैंने क्या दिखाया है, मोल फ्रैक्शन दिखाया मैंने, दो लिक्विड इस पर लिया था हमने कहा कि यहां पर सपोज करो जाई ए इक्वल टू क्या हो 1, जाई बी इक्वल टू क्या हो 0। हमने कहा ये पॉइंट मान लिया कि कंपोनेंट ए हमारा थोड़ा सा कम वोलेटाइल, तो ये क्या रहा होगा, इसका पी नॉट ए होगा। अब इस पर मैंने ये बोला, ये स्टैंडर्ड हम बता रहे हैं कि जाई ए 0 हो गया और जाई बी क्या होना चाहिए 1। तो ये वैल्यू मैंने कहा कि साहब ये वाला अप्रोच कर जाएगा, और इस पर मैंने कहा कि ये पी नॉट बी है। मैंने इनको दोनों को मिला दिया तो वही आपका आइडियल जो राउल्ट लॉ से निकल के आया था वो हमारा ये पी टोटल आ गया। पी टोटल यानी P1 प्लस किससे, राउल्ट लॉ से। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि जो हमारा ये पी टोटल है, जब दोनों को मिलाया गया तो इससे वेरी कर रहा है। हो सकता है पी टोटल से जो वेपर प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं, यानी जो हमें मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली, वो ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होगा कब, जब आपका, अब देखो ये हमने ऐसे दिखा, ये दिख रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। और हो सकता है कि कम हो गया हो, कम होकर के ऐसे मिल रहा हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर ये लाइन चलता है तो ये निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बाकी वही लाइन आप जान ही रहे हो, ये वाला क्या ग्राफ होगा,
P1, और ये वाला क्या ग्राफ होगा हमारा जो है P2, या इसको ना बनाना चाहें तो कोई दिक्कत मत देखिए, वहां आप दिखा दीजिए, केवल और पॉजिटिव और नेगेटिव आप यहां पर दिखाने के लिए बना। हाँ, ये चीज समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव डिविएशन कब मिलेगा। पॉजिटिव क्या दिखा रहा भाई कि जैसे ए अलग था, एक कंपार्टमेंट में एक बर्तन में ए रखा था, एक बर्तन में बी रखा था। ए का भी वोलेटाइल नेचर था, बी का भी वोलेटाइल नेचर था। ठीक, जब दोनों मिले तो जो सॉल्यूशन मिला वो हाईली वोलेटाइल हो गया, यानी एक्सपेक्टेड से कुछ ज्यादा हो। देखो, अगर हम बात करते हैं साहब कि आपका जो पॉजिटिव डिविएशन कब मिलेगा, पॉजिटिव डिविएशन यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन क्या, एक्सपेक्टेड फ्रॉम, किस नियम से, राउल्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन। अब मैंने कहा पॉजिटिव डिविएशन कब होगा, आप कह सकते हो दिस इज ऑब्जर्व, कब ऑब्जर्व होगा, इफ क्या, देखो हमने कहा कि यहां पर जो ए के बीच में इंटरेक्शन है, यानी लिक्विड ए के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ए और बी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर इज लेस देन, देखो ये साइन लेस, सॉरी पॉजिटिव डिविएशन कर रहे हैं ना हम लोग, ग्रेटर ग्रेटर किससे, इससे, यानी इंटर मॉलिक्यूलर, ये भी इंटर ही कर लो क्योंकि दो के बीच में इंटर ही होता है, बेदिन होता तो अलग बात, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर क्यों कहा गया, दो मॉलिक्यूल के बीच। अब ध्यान समझिएगा, यहां मैंने कहा कि जो राउल्स लॉ था वो आइडियल कंडीशन में फॉलो होता है, लेकिन जब हमने वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व करा तो वो हमारे राउल्ट से जो एक्सपेक्टेड था उससे वेरी कर रहा था, उससे ज्यादा हो जा रहा था। तो इसका मतलब ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डिविएशन है, यानी वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिल रहा हमको। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हमारा ये वाला जो इंटरेक्शन है ये ज्यादा हो और ये वाला क्या हो, कम हो। इसका मतलब जब दोनों को मिला दिया गया
तो दोनों ने इसको और इसको ब्रेक करा डाला। क्योंकि ध्यान समझो, अगर लिक्विड ए है और उसके दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो क्या वो वोलेटाइल होगा? अरे भाई, गैस के दो मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में आकर्षण का बल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या वो उड़ पाएंगे यार? वही चीज तो बताया मैंने कि प्योर लिक्विड ए के दो पार्टिकल के बीच या प्योर लिक्विड बी के दो पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा है। इससे जब इनको दोनों को मिला दिया गया तो ये नया इंटरेक्शन खड़ा हो गया ए और बी के बीच। और अगर ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब ए और बी दोनों को सपोर्ट करेंगे क्या, कि अब उड़ चले। इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का दे करके और कहेंगे और तेजी से भागो ऊपर। इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या मिल गया? क्लियर? अब आप नेगेटिव डेविएशन अपने आप समझ चुके होंगे। कैसे? कि अगर ये वाला इंटरेक्शन कम हो जाए, इससे यानी ये वाला इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए और ये वाला इंटरेक्शन वीक हो जाए। अब ये राउल्ट लॉ से जो एक्सपेक्टेड था उससे वेपर प्रेशर थोड़ा कम होने चाहिए। इसका मतलब जब ये दोनों मिले तो कहे कहां उड़ रहे हो झूठे, यानी जब ए और बी को मिला दिया गया तो कहां उड़ रहे हो, अब चलो बैठा जाए, क्या आराम से बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, हैं? तो उसकी बात करें। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई। अब क्या मैं, अब आप देखो एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं आप तो कम से कम 1.5 पैराग्राफ यही कहानी समझाता लिखेंगे। हमने क्या किया, फिनिश। आप देखो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन कब मिलेगा तुमको, यानी ये वाली लाइन कैसे दिखेगी आपको, यानी जो एक्सपेक्टेड था उससे कम कब मिलेगा। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज क्या, लोअर, कम है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम
राउल्ट्स लॉ, दिस इज ऑब्जर्व इफ, क्या कर दिया जाए, नहीं, उल्टा हो जाता है ये वाला। अगर ये वाला इंटरेक्शन हावी हो गया, यानी दोनों को मिलाने पर दोनों एक दूसरे के गले मिल करके क्या किए, कहीं साहब आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ना तेरा साथ, तो ये उड़बे न करिए, और जब उड़बे न करिए तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सपेक्टेड था उससे कम होके चलेगा, यानी ग्राफ कैसा चलेगा, ऐसा है। तो इतनी बात समझ में आई सबको। अब दूसरी चीज देखो कि यहां पर हम बॉइलिंग पॉइंट को जब एक्सप्लेन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, तो बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और यहीं पर मैं आपको क्लियर करूंगा क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होती है, यानी एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। क्योंकि जो एजियोट्रॉप्स हैं वो हमारे पॉजिटिव डिविएशन शो कर सकते हैं या नेगेटिव डिविएशन शो कर सकते हैं। तो एजियोट्रॉप क्या है, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन कैसे आता है, उसको यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यानी सबसे पहले अब यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव से लेकर के एजियोट्रॉप्स को एक्सप्लेन कर देता हूं, कहीं कुछ है ही नहीं है। तो आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको बना ले। अगर तुम्हारे से कोई पूछता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग लिखेंगे बीपीटी। किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर बॉयल करने लगे कोई, यानी उबलने लगे, क्यों भाई, जिस टेम्परेचर पर कोई उबलने लगे वही उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ हाँ हाँ, यानी टेम्परेचर की वो वैल्यू, समझो, टेम्परेचर की वो वैल्यू जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाए, ठीक है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो बॉयल करने लगेगा, उसे ही उसका क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप यहां पर बॉइलिंग पॉइंट को सीधे सीधे देखो, बिल्कुल आसान से शब्दों में लिखो, क्या, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और गैस भी ले सकते हो, यहां तो लिक्विड कम ले रहे हैं तो लिक्विड गेट इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर will be boiling point of liquid। ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जैसे मान लिया जाए कि यहां पर कोई लिक्विड हम ले लें, देखो, जैसे मान लिया जाए ये आपने लिया, ये भगोने में लिक्विड भर लिया है और यहाँ एक ही प्रकार के पार्टिकल हैं इसके लिक्विड के, और ये हमने कहा ये क्लोज है, ठीक, यहां से आपका ये क्या हो रहा है, आप इसको बोलेंगे क्या, वेपो, या ऐसे सपोज करो, इसको लिखने के ऐसे सपोज करो ये जा रहा है, क्लियर, कहां पर, पेपर फेज में, और इधर से ये रिटर्न भी हो रहे हैं कंडेंस होकर के। इस समय अगर अंदर का जो वेपर प्रेशर है अगर ये 1 atm हो जाए,
तो हमारे इस लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा इस समय, उसे हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब जो बॉइलिंग होता है लिक्विड का वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। जैसे प्योर वाटर ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है क्या होगा? वाटर लगातार वेपोराइज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश होता है। इसीलिए देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हो और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर की वेपर हो, आप सेपरेटली दोनों से जलते हो। जल्दी मतलब जलन नहीं करना, यानी बर्न। किसमें आपको ज्यादा लॉस होगा? पेपर से या कि पानी से? पेपर से। क्यों? क्योंकि वेपर के पास लेटेंट हीट क्या है? बहुत ज्यादा है। क्योंकि पनिया तो 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है, इसमें इसमें जो हीट एक्स्ट्रा आ रही है वो सब वेपर में छुप जा रही है। तो वेपर के पास हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेटेंट हीट के पास। इसलिए अगर आप उससे बर्न होते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको ज्यादा नुकसान होगा इन कंपेरिजन टू फिश। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको? अब ध्यान से देखो, हमने ये कहा कि ये इसका जो वेपर प्रेशर था 1 atm हो गया, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वही क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड कह सकते हैं। इन जनरल always, in general always will be lower always will be lower। बस सीधा सीधा। यानी अगर वो प्योर लिक्विड है, उसमें कोई चीज मिलावट आपने नहीं किया है, ठीक, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि कम ही टेम्परेचर पर वो क्या कर सकता है? वो ये वाला वेपर प्रेशर बना सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई चीज मिला दिया आपने, तो हो सकता है उसका नेचर अलग अलग तरीके से हो। ये हमारा इन जनरल की बात कर रहा है। क्लियर? लेकिन अगर सपोज करो कि दो लिक्विड को आपस में आपने मिलाया और वहां पर डेविएशन पॉजिटिव आया। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक्सपेक्टेड से वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया उसी टेम्परेचर पर, तो बताओ वो कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगेगा कि ज्यादा वाले पर? कम पर ही हो जाएगा। और अगर मान लो, फिर से ध्यान समझो, हमने कहा कोई भी लिक्विड तभी उबलेगा जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, और 1 atm बनाने के लिए हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। हमने कहा जब दोनों कंपोनेंट अलग अलग कंटेनर में थे, अलग अलग कंटेनर में थे, तो एक उबलता था T1 पर, दूसरा उबलता था T2 पर। क्लियर? अभी दोनों को मिला दिया मैंने, और दोनों को मिलाने पर राउल्ट लॉ से इन्होंने वेपर प्रेशर में डिविएशन शो किया पॉजिटिव। इसका मतलब जब दोनों को मिला दिया तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ गई। तो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा सॉल्यूशन के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली बना करके दिखाऊं तब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, यानी क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। सॉल्यूशन टॉपिक में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको अपने ब्रेन में लेके जाना है कि ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है। इसका मतलब प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन जनरल क्या होता है? कम होता है। लेकिन जब इनको मिक्स करते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है? जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। क्योंकि मिक्स करने पर हो सकता है वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते, या मिक्स करने पर वो क्या कर दे? नेगेटिव डिविएशन दिखा दे।
तो यहां पर देखो आप कह सकते हो, देखिए नोट करके, इफ टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड टू गेट अ solution, then the BPT of solution may be greater than BPT of volatile liquid or lesser than BPT of volatile. जैसे आपने कहा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है मैक्सिमम, वो किसके बारे होता है, जो दोनों कंपोनेंट में से जो हाईली वोलेटाइल होगा उसी के प्योर कंपोनेंट में जितना वेपर उतना हो सकता है मैक्सिमम। तो इन्होंने क्या कहा कि इफ टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड टू गेट अ सॉल्यूशन, देन द बीपीटी ऑफ सॉल्यूशन मे बी ग्रेटर देन बीपीटी ऑफ वोलेटाइल लिक्विड और लेसर देन बीपीटी ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। या आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड जो आपका था उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। और ये तभी होगा क्या, वही जो डिविएशन अभी हमने आपको बताया, डिविएशन हो सकता है वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से मिलाने पर क्या हो, ज्यादा हो टी टेम्परेचर पर, और हो सकता है वेपर प्रेशर मिलाने पर टी टेम्परेचर पर एक्सपेक्टेड से क्या हो, कम हो। तो टी टेम्परेचर को और बढ़ाओगे तभी वो एटीएम आएगा और तभी वो बॉयल करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर यहां पर पॉजिटिव डिविएशन हुआ, आप कह सकते हो, ये अगर फर्स्ट पॉइंट नोट में मान लो आप, तो दूसरा आप कह सकते हो कि इफ पॉजिटिव डिविएशन is observed for solution, then BPT will be lower than expected। यानी बीपीटी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एस्केप करने में मदद कराएंगे और कम ही टेम्परेचर पर दोनों, मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 एटीएम बन जाएगा, क्योंकि वो खुद ही भागना चाहते हैं। और अगर मान लिया जाए क्या, इफ नेगेटिव डिविएशन हो रहा है, नेगेटिव डिविएशन इज ऑब्जर्व, देन अब क्या होगा, बीपीटी विल बी क्या, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक, और ये दोनों चीजें हमारी जो हैं ऑब्जर्व होती हैं। इनको अगर एग्जांपल से आपको समझाना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, जब आपका क्या, आपका यहां पर पहला मैंने बोला कि अल्कोहल लिया, ठीक, और इसमें क्या मिला दिया, आपके एनसीईआरटी में देखिए एग्जांपल है, अल्कोहल में क्या मिला दिया, एसीटोन। यही एग्जांपल पूछेगा भी, एसीटोन। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ये सॉल्यूशन कैसा डिविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डिविएशन। तो इसका जो बीपीटी होगा वो क्या होगा,
लोअर हो जाएगा। भाई अल्कोहल जितने पर उबलता था और एसीटोन जितने पर उबलता था, उससे ये कम पर ही क्या हो जाएंगे, उबलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाने पर क्या हो गया, वेपर प्रेशर वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा था। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, इसका जो रीजन था, रीजन क्या होगा, तो यहां आप कह सकते हो क्या, एसीटोन मॉलिक्यूल ब्रेक द H bond interaction in between molecule of अल्कोहल। यानी अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था जो अल्कोहल को उड़ने से रोक रहा था, और जैसे आपने एसीटोन डाला, जो इंटरेक्शन था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यानी दो अल्कोहल के बीच में कौन आ गया, एसीटोन आ गया। कहीं साहब हम तुम्हारे दोनों के बीच में मोहब्बत नहीं होने देंगे, यानी विलन आ गया, विलन। और जब विलन आ गया दो अल्कोहल के बीच, तो दोनों अल्कोहल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा, जब तक अलग अलग थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, यानी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हायर था। क्यों हायर था, क्योंकि इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था और ये दोनों सेपरेटली एस्केप नहीं कर पा रही थी, और एस्केप कराने के लिए आपको और गर्म करना पड़ रहा था। यानी एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक H bond interaction between two molecules of alcohol, और एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उसी एनर्जी की जरूरत को ओवरकम कर दिया किसने, एसीटोन ने। क्या कहा, अरे साहब काहे परेशान है, आप उनको गर्म करने की जरूरत नहीं है इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए, मैं अभी घुस जाता हूं दो मॉलिक्यूल के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड अपने ब्रेक हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों अल्कोहल क्या होंगे, सेपरेटली उड़ना शुरू कर देंगे। तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जिस टेम्परेचर पर अल्कोहल का वेपर प्रेशर 1 atm नहीं हो रहा था, उसी टेम्परेचर पर एसीटोन मिला देने से इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्कोहल और अल्कोहल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। कोई डाउट किसी को? इसी प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड, और आप क्या ले सकते हो, एसीटोन का, वहां भी क्या स्थिति थी, यही सेम था। और अगर मान लिया जाए कि यहां पर ये एग्जांपल किसका है, अल्कोहल और एसीटोन जब आपने मिलाया, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, ये पॉजिटिव डिविएशन शो किया, बॉइलिंग पॉइंट घटा दिया। क्लियर? अब अगर मान लो वो नेगेटिव डिविएशन होता, यानी पहले अकेले जब था तो आसानी से टी टेम्परेचर पर उड़ रहा था, लेकिन जब दूसरा इसमें मिला करके आपने सॉल्यूशन बना दिया, तो वो मॉलिक्यूल आकर के उड़ने वाले मॉलिक्यूल को भी रोक दिया। कहीं कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हैं आप, इसका मतलब कि अब वो उसको भी, उसकी भी एनर्जी को क्या करा दिया, लॉस करा दिया। तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव डिविएशन होगा। तो नेगेटिव डिविएशन जब भी ऑब्जर्व होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डिविएशन का मतलब जो पी टोटल एक्सपेक्टेड था उससे कम होके चल रहा है। बात समझे? तो यहां पर आप कह सकते हो, इसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोफार्म और एसीटोन। अब इनको जब मिला दोगे तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, है? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने कहा एसीटोन और प्लस क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, अब जो ये सॉल्यूशन बना, ठीक, ये सॉल्यूशन यहां पर क्या मिल रहा है आपको, इसमें नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है, यानी पी टोटल जो होता है हमारा वो घट के आ रहा है, राउंड से थोड़ा सा डिविएट करके चल रहा है। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव डिविएशन हुआ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि 1 atm करने के लिए जब वेपर प्रेशर इनका मिला, इनको दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम हो गया, तो एक्सपेक्टेड से कम हो गया तो 1 atm लाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको और गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर? तो और ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो इस सॉल्यूशन में यहां लिख सकते हो बिकॉज
वी गेट क्या मिलता है आपको, ये देखिए, ये H है और ये क्लोरोफॉर्म है। ध्यान से देखो, ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई हो गया कि ये वाला हाइड्रोजन इंटरैक्ट होने लगा। क्या समझे? जैसे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जब फान से लगा होता है, फान, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो यहां तो ये कार्बन से लगा था, फिर क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन पर 3 Cl प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहुंच गई कहां? ऑक्सीजन के लगभग बराबर पे। बात समझे? और इसीलिए इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या हो गया? इंटरेक्ट हो गया। और इसको हम नाम दे देंगे क्या? इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच H बॉन्ड इंटरेक्शन। यानी जब सेपरेट सेपरेट थे तो आराम से उड़ रहे थे, और जैसे ही मिला दिया एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब ये क्या शो किया? पॉजिटिव। यानी ये सॉल्यूशन क्या शो किया? नेगेटिव। उल्टा समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो नेगेटिव डिविएशन, बॉइलिंग पॉइंट घटा तो पॉजिटिव डिविएशन। बात समझ आए आपको? अब यहीं पर हम लोग डिविएशन के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट आप कर लें, एजियोट्रॉप्स क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे कल। और आपका ये टॉपिक आज मैंने मैक्सिमम खींच दिया, और कल जब आपको पढ़ाऊंगा तो सॉलिड इन लिक्विड करके बस आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? यानी 1-2 लेक्चर और लगने चाहिए, सॉल्यूशन टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।